वीडियो के अंदर हम लोग इंडक्शन मशीन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया भी था कि एक मोटर के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं: स्टार्टिंग, स्पीड कंट्रोल और ब्रेकिंग। तो स्टार्टिंग वाला पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इसीलिए अब नेक्स्ट एस्पेक्ट पे हम लोग मूव कर रहे हैं, दैट इज स्पीड कंट्रोल। स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है। अब देखो, स्पीड कंट्रोल हम लोगों ने डीसी मोटर के अंदर भी पढ़ा था। तो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड के अंदर ये आता है, स्पीड कंट्रोल की जरूरत क्या पड़ती है। जैसे स्टार्टिंग में हमने बोला था कि स्टार्टिंग की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ही हाई करंट फ्लो करता है। तो उस हाई करंट को लिमिट करने के लिए हमें स्टार्टिंग सर्किट की जरूरत पड़ती है। अब बात है स्पीड कंट्रोल की रिक्वायरमेंट क्या होती है। सिंपल सी बात सोचो, अगर इंडक्शन मोटर किसी भी ऑटोमोबाइल को या किसी भी ड्राइव को चला रही है, तो उसको हम एक कांस्टेंट स्पीड पे नहीं चला सकते। जैसे अगर आप एक बाइक या स्कूटी या गाड़ी चला रहे हो, तो वो गाड़ी में आप कभी ब्रेक भी लगाओगे, ठीक है, कभी उसका एक्सेलरेटर दबाओगे, तो स्पीड कभी इंक्रीज करोगे कभी डिक्रीज करोगे। तो वी नीड अ वेरिएबल स्पीड ड्राइव। ठीक है। यानी स्पीड हमें कांस्टेंट पे किसी भी ऑटोमोबाइल को या किसी भी ड्राइव को मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं रन करते हैं। तो इसमें लिखना, speed control is necessary in order to implement variable speed drive in which we can obtain smooth acceleration and deceleration of the motor in order to increase the life of the machine. ठीक है, in order to increase the life of the machine. अगला पॉइंट लिखना, by implementing variable speed drive we can save द पावर, यानी पावर कंजम्पशन को भी कम कर सकते हो अगर स्पीड वेरिएबल रखते हो रेदर देन कांस्टेंट। अब जैसा डीसी मोटर में भी मैंने बोला था, जनरली दो तरह की ड्राइव्स होती हैं। एक होती है कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। डीसी मोटर में ये टर्म्स ऑलरेडी सुन चुके हो। कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव क्या होती है, जिसके अंदर की टॉर्क को कांस्टेंट रखा जाता है। तो टॉर्क वर्सेस स्पीड का अगर ग्राफ बनाओगे, एन है स्पीड इन आरपीएम, तो ये ग्राफ कैसा आता है, दैट इज अ कांस्टेंट ग्राफ। जैसा डीसी मशीन के अंदर भी बोला था, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव अक्सर यूज की जाती है बिलो रेटेड स्पीड या बिलो बेस स्पीड। ठीक है। मैंने बताया था बेस स्पीड क्या होती है, बेस स्पीड इज नथिंग बट द रेटेड स्पीड ऑफ द मशीन। अब अगला जो ड्राइव होता है, जो मोस्ट कॉमनली दूसरा यूज किया जाता है, दैट इज कांस्टेंट पावर ड्राइव। अगर कांस्टेंट पावर ड्राइव की बात करते हो, तो कैसा होगा। कांस्टेंट पावर क्या होती है, पावर क्या होगा, टॉर्क इनटू स्पीड। ये कांस्टेंट है। अगर टॉर्क इनटू स्पीड कांस्टेंट है, तो ये कैसा बन गया, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट। एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट जो इक्वेशन होती है, ये होती है एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। और कांस्टेंट पावर ड्राइव जनरली यूज किया जाता है अबव रेटेड स्पीड। ठीक है। तो एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज एन इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और यहां पे y है टॉर्क और x है स्पीड। तो एक पॉइंट लिखना, जनरली देयर आर टू टाइप ऑफ ड्राइव्स यूज्ड। पहला लिखो, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव विच इज इंप्लीमेंटेड फॉर स्पीड बिलो बेस स्पीड, एंड कांस्टेंट पावर ड्राइव विच इज इंप्लीमेंटेड फॉर स्पीड अबव बेस स्पीड। ठीक है, ये दो तरह की ड्राइव्स का हम लोग यूज करते हैं। अब इंडक्शन मोटर की जो स्पीड होती है, उसको कैसे लिखा जाता है, ns 1 माइनस एस। यानी ये जो n है, ये दो पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन ns, और दूसरा ये डिपेंड्स ऑन s। यानी कि अगर तुम्हें ओवरऑल स्पीड को कंट्रोल करना है, तो दो पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकते हो, ns या फिर s को।
तो इसी लॉजिक से यहां पे दो मेथड बनते हैं स्पीड कंट्रोल के। एक होता है स्लिप कंट्रोल टेक्निक, स्लिप कंट्रोल टेक्निक। स्लिप कंट्रोल के अंदर तीन मेथड होते हैं। पहला वोल्टेज कंट्रोल, ठीक है, दूसरा रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, और तीसरा रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड। ठीक है। अब रोटर में रेजिस्टेंस या ईएमएफ कुछ भी कब लगा सकते हो, जब वो हो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। क्योंकि रोटर में कुछ भी इंसर्ट करना है, चाहे एक वोल्टेज का सोर्स चाहे एक रेजिस्टेंस, वो स्लिप रिंग के थ्रू ही हो सकता है। तो नीचे वाले दोनों मेथड का यूज किया जाता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। और दूसरा ऐसे ही ऑप्शन अपने पास बनता है, अगर एनएस को कंट्रोल करें तो हम बोल देते हैं सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल। ठीक है। अब सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल के अंदर देखो एनएस होता है 120 एफ बाई पी। तो एनएस को कंट्रोल कर सकते हो बाय मींस ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो यहां आ जाता है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। नंबर ऑफ पोल्स चेंज कर सकते हो, इसीलिए पोल चेंजिंग टेक्निक, पोल्स भी बदल सकते हो। या तीसरा होता है स्लिप पावर रिकवरी, स्लिप पावर रिकवरी। अब देखो, जब मैंने शुरू में तुम्हें वाउंड रोटर और स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर पढ़ाया था तो मैंने एक चीज बताई थी कि स्क्विरल केज के अंदर एक खासियत होती है कि जितने पोल स्टेटर पे होते हैं ऑटोमेटिकली उतने ही पोल रोटर पे इंड्यूस हो जाते हैं। लेकिन वाउंड रोटर में रोटर को वाउंड ऐसे करना पड़ेगा कि रोटर पे भी उतने ही पोल बने जितने की स्टेटर पे हैं। तो स्क्विरल केज के अंदर अगर तुम स्टेटर के पोल बदलोगे तो रोटर के पोल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, जबकि वाउंड रोटर में ऐसी फैसिलिटी नहीं है। इसीलिए जो पोल चेंजिंग टेक्निक है सिर्फ यूज की जाती है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में, स्लिप रिंग में नहीं। क्योंकि स्लिप रिंग में अगर पोल चेंज करोगे स्टेटर के तो मैनुअली तुम्हें पोल चेंज करने पड़ेंगे रोटर के। लेकिन यहां सिर्फ स्टेटर के पोल चेंज करोगे स्क्विरल केज में, रोटर के पोल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। तो इसी टाइप से हमने क्या किया है कि स्पीड कंट्रोल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, पहला स्लिप कंट्रोल और दूसरा सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल। तो मैं पहले आपसे जो भी डिस्कस करने वाला हूं, मैं स्लिप कंट्रोल टेक्निक के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है। अब देखो, जैसे डीसी मशीन में भी हमने किया था, जब मैं स्पीड कंट्रोल के बारे में डिस्कशन कर रहा था तो मैं कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव को लेकर के चल रहा था, ऐसा ही मैं कर रहा था ना। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जैसा हमने क्वेश्चंस के अंदर देखा भी है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है फैन लोड हो, कभी पंप लोड हो, कभी फ्रिक्शन लोड हो। यानी ऐसा जरूरी नहीं होता कि टॉर्क कांस्टेंट रहे, टॉर्क खुद भी स्पीड पे डिपेंडेंट हो सकता है, ऐसा क्वेश्चंस के अंदर किया जा सकता है। तो जैसे डीसी मोटर के अंदर क्वेश्चन आते थे ना कि टॉर्क प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर स्पीड क्यूब, सेम टाइप के क्वेश्चन इंडक्शन मशीन के अंदर भी फ्रेम हो सकते हैं। बट अभी डेरिवेशन पर्पज से मैं क्या मान के चलूंगा, दैट द टॉर्क इज कांस्टेंट। ठीक है। तो पहले हेडिंग डाल लेना स्लिप कंट्रोल टेक्निक। अब स्लिप कंट्रोल के अंदर पहला मेथड हम पढ़ रहे हैं, दैट इज वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक। अब ये वोल्टेज कौन सी है, ये वोल्टेज वो है जो स्टेटर पे अप्लाई की जाती है। तो इसमें लिखना द वोल्टेज अप्लाइड टू द स्टेटर of an induction motor is varied in order to vary the speed of the induction motor। ठीक है। स्पीड वेरी करने के लिए वोल्टेज को वेरी करना पड़ेगा। अब इसके अंदर देखो, डेरिवेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम कह देते हैं इग्नोर स्टेटर इंपिडेंस, स्टेटर का इंपिडेंस इग्नोर्ड रहेगा। तो सर्किट कैसा बन जाएगा,
सिर्फ अपने पास रोटर का रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस रह जाएगा। ये है V1 जो कि हम वेरी करेंगे जे x2 डैश R2 डैश बाय S। अब क्या होता है जब मोटर जनरली ऑपरेट करती है अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, यानी जब एक नॉर्मल स्पीड पे मोटर चलती है तो उसकी स्पीड सिंक्रोनस के बहुत क्लोज होती है। तो n इज अप्रोक्सीमेटली ns। जैसा मैंने बताया भी, अगर ns 1000 आरपीएम है तो n 950 आरपीएम 960 आरपीएम ऐसे चलेगा, काफी क्लोज होता है। या ये कह सकते हो s इज लो। अगर स्लिप बहुत लो होता है तो ये जो R2 डैश बाय S है इट इज मच ग्रेटर देन X2 डैश, ऐसा चलता है। इस कारण से जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, मैंने अप्रोक्सीमेशन करवा रखा है टॉर्क का, 3 बाय ओमेगा S V1 स्क्वायर S बाय R2 डैश। ये टॉर्क आ जाता है अगर स्लिप इतनी छोटी हो कि R2 डैश बाय S X2 से काफी बड़ा हो जाए। और इसी लॉजिक से जो करंट होगा, करंट कैसे हो जाएगा अगर X2 डैश को इग्नोर कर दोगे, V1 बाय R2 डैश, ये करंट हो जाएगा और ऊपर वाली टर्म हो जाएगी हमारे पास टॉर्क। अब देखो ये टॉर्क और करंट की बात हो गई। अब तुम्हें क्या होगा कि मोटर के अंदर ये गिवन होगा कि लोड का नेचर कैसा है। जैसे मान लो कि फैन लोड है तो फैन लोड के अंदर बता दिया जाएगा टॉर्क प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर, ठीक है, या टॉर्क प्रोपोर्शनल टू स्पीड क्यूब। बट अभी हम लोग क्या मान रहे हैं, एज्यूम कांस्टेंट टॉर्क लोड, ठीक है, टॉर्क कांस्टेंट रहने वाला हमने लोड लगाया है तो T इक्वल टू कांस्टेंट। इससे हम क्या कह देते हैं, एस V1 स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब तुम वोल्टेज को कम करोगे स्लिप बढ़ेगी, ठीक है, स्लिप अगर बढ़ेगी तो स्पीड जो है ns1 माइनस s कम हो जाएगी। तो वोल्टेज को देखो तुम बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अगर वोल्टेज को रेटेड से ज्यादा बढ़ाओगे तो मशीन की इंसुलेशन डैमेज हो जाएगी। तो वोल्टेज कंट्रोल के अंदर हमेशा वोल्टेज कम ही की जाती है, कभी भी वोल्टेज को इंक्रीज नहीं किया जाता। तो इसका मतलब है इस मेथड में जो भी स्पीड मिलती है वो हम बस बिलो बेस स्पीड ले सकते हैं, अबव बेस स्पीड नहीं ले सकते। सेम चीज याद करो डीसी मोटर में हुई थी, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल से जो भी स्पीड मिलती है दैट इज बिलो बेस स्पीड, और फील्ड कंट्रोल से जो मिलती है दैट इज अबव बेस स्पीड। सेम वे में यहां वोल्टेज कंट्रोल से जो भी स्पीड मिलेगी दैट इज बिलो बेस स्पीड। इतनी बात मेरी क्लियर हुई। अब इसके अंदर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल अगर ऐसा होता, मान लो कि टॉर्क प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर, तब तुम क्या कहते कि एस V1 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर। तो इसको ऐसे कह देते S1 V1 स्क्वायर बाय S2 V2 स्क्वायर इक्वल टू N1 बाय N2 स्क्वायर। क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है वो समझा रहा हूं। N होता है NS1 माइनस S, NS तो ऊपर नीचे से कट जाता, तो ये ऐसे इक्वेशन बनती, बन गई ना स्लिप में एक इक्वेशन। NS दोनों में कट जाएगा क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड होती है 120 F/P। तो जब तक फ्रीक्वेंसी या पोल नहीं चेंज करोगे तब तक NS हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। मेरी बात समझ आई। टॉर्क कांस्टेंट है तो SV स्क्वायर कांस्टेंट आ गया। टॉर्क अगर n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता तो SV स्क्वायर n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आता, फिर रेशो की टर्म्स में चलाते, और यहां से अगर हमें S1 पता होता यूजिंग S1 हम लोग निकाल लेते S2, ठीक है। यहां भी यही सेम चीज करनी है और वहां पे स्पीड स्क्वायर से यही चीज परफॉर्म की जाएगी। अब वापस अपनी डेरिवेशन पे आ रहे हैं। एस वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इफ एस वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट
तो S इज प्रोपोर्शनल टू 1/v², जिसकी वजह से जो करंट है, करंट में भी SV1 आ रहा है, तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो एज वोल्टेज डिक्रीजेस करंट विल इंक्रीज। बात मेरी समझे? मैंने सिर्फ इस इक्वेशन में S को प्रोपोर्शनल कर दिया 1/v² के, तो V से V कट गया, क्या बचा? 1/v। अब तुम इस पूरे मेथड के अंदर वोल्टेज को कम करने वाले थे, वोल्टेज कम करने से करंट बढ़ने लगेगा। यानी इस मेथड के अंदर स्पीड कंट्रोल तो कर सकते हो बिलो बेस स्पीड, लेकिन वोल्टेज कम करने की वजह से करंट बढ़ने लगता है, और अगर करंट बढ़ने लगता है तो मोटर के अंदर हाई करंट हमारा फ्लो करेगा। तो इसमें लिखना, in order to obtain the speed of the motor below base speed, the voltage needs to be reduced, which will cause an increase in the current drawn from the supply. So, motor will draw high current. अगला पॉइंट, the voltage cannot be increased above the rated value, otherwise it can damage insulation of the machine. ये बात मेरी क्लियर हुई? अगला पॉइंट, फॉर वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल, वाइड रेंज का मतलब है स्पीड की बहुत डिफरेंट वैल्यूज अगर चाहिए, कम वैल्यू से लेके ज्यादा वैल्यू तक जाना है, वाइड रेंज चाहिए, तो आगे लिखना, फॉर वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल द वोल्टेज नीड्स टू बी वैरीड over a wide range, which will cause high current to flow in the motor and can damage the winding, तो इस मेथड का ड्रॉबैक यही है, सबसे पहली बात तो कि स्पीड सिर्फ कम वैल्यू ऑब्टेन हो सकती है, स्पीड को बढ़ा नहीं सकते। दूसरा नुकसान, करंट ज्यादा फ्लो करता है, जिस कारण से ये मेथड वाइड रेंज नहीं ऑब्टेन कर पाता। तो एक पॉइंट ये भी लिख लेना, hence this method can only be used for short period of time and for limited range of speed control। यानी बहुत ज्यादा वेरिएशन अगर स्पीड में चाहोगे या वोल्टेज को अगर बहुत कम करने की कोशिश करोगे तो करंट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, तो ऐसा करना इम्प्रैक्टिकल है। ठीक है, वोल्टेज को एकदम से कम मत कर देना कि जैसे 400 वोल्ट की मोटर है तो सीधा 100 वोल्ट पे या 50 वोल्ट पे ले आओ। इतना कम अगर वोल्टेज को कर दोगे तो करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और मशीन की वाइंडिंग डैमेज हो सकती है। और लिमिटेड टाइम मैंने क्यों बोला? क्योंकि देखो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो I²R/T होती है, तो ये तो पक्का है कि करंट हाई रहेगा, तो इसीलिए कम टाइम के लिए इसका यूज कर सकते हो, वरना अगर टाइम भी ज्यादा ले लोगे, I भी ज्यादा, T भी ज्यादा, तो I²R/T भी बहुत ज्यादा हाई होगा और हीट प्रोड्यूस विल बी वेरी हाई, इसलिए बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इसका यूज नहीं करते। अगले मेथड पे आता हूं, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। ठीक है, अब सबसे पहले एक पॉइंट लिख लेना जो मैंने अभी लिखवाया भी था, दिस मेथड कैन ओनली बी अप्लाइड टू स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बिकॉज इन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर वी कैनॉट ऐड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द रोटर सर्किट। ठीक है, अगेन सेम सर्किट बनेगा इसके लिए भी, ये सभी मेथड में हम स्टेटर की इंपीडेंस को इग्नोर करके चल रहे हैं, इग्नोर स्टेटर इंपीडेंस, तो इसके अंदर भी सेम ही सर्किट आता है हमारा। जैसे ये हो गया, अगेन हम क्या कहते हैं कि एट लो वैल्यू ऑफ स्लिप
मैंने बताया ना, जब नॉर्मली मोटर चलती है तो उसकी स्लिप काफी कम रहती है, तो ये जो R2 डैश बाय एस है ये काफी बड़ा हो जाता है अपना X2 डैश के मुकाबले, जिस कारण से इधर का भी करंट क्या हो जाता है, I। अगर X2 को इग्नोर कर दो तो I हो जाएगा SV बाय R2 डैश, और टॉर्क की अगर बात करें तो 3 बाय ओमेगा एस SV स्क्वायर बाय R2 डैश, ये आ जाएगा। ठीक है, स्लिप की कम वैल्यूज के लिए। अब इसके अंदर वेरिएबल क्या है, इसके अंदर वेरिएबल है रोटर वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, अब की बार वोल्टेज हमारी कांस्टेंट रहेगी, वेरी मैं कर रहा हूं ये R2 या R2 डैश। R2 क्या है, रोटर का रेजिस्टेंस है। R2 डैश क्या है, उसी रेजिस्टेंस को जब हम स्टेटर पे रेफर कर लेते हैं। अगर भूल गए हो तो मैं फिर से लिख देता हूं कि R2 डैश कैसे आता था, R2 NE1 बाय NE2 का स्क्वायर। NE क्या होता था, इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय वाइंडिंग फैक्टर। ये बात क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा, अब एज्यूम कांस्टेंट लोड टॉर्क, कांस्टेंट लोड टॉर्क। अगर लोड ऐसा लगा है जो कि कांस्टेंट टॉर्क मांग रहा है तो हम क्या कहेंगे, S बाय R2 डैश मस्ट बी कांस्टेंट, जिसका मतलब S1 बाय R2 डैश should be equal to S2 by R2 dash plus RE dash। RE dash क्यों लिखा, क्योंकि RE जो है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है रोटर साइड पे, लेकिन सर्किट कहां रेफर्ड है, सर्किट रेफर्ड है हमारा स्टेटर पे। तो अगर RE को भी रेफर करना पड़ेगा स्टेटर पे तो उसको भी क्या लिखोगे, RE डैश, और ये भी रेफर ऐसे ही होगा NE1 बाय NE2 का होल स्क्वायर। अब यहां से क्या कर सकते हो, यहां से चाहो तो S2 निकाल सकते हो, कैसे, S1 R2 डैश प्लस RE डैश बाय R2 डैश। अब देखो सभी रेजिस्टेंस में ये रेशो चल रहा होगा ना, NE1 बाय NE2 का स्क्वायर, तो ये रेशो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कट जाएगा, तो इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि रेशो में वैसे भी नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, अगर फैन लोड होता तो क्या बोलते हैं, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये होता है S बाय R2 डैश इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर। स्पीड होती है NS1 माइनस S, NS तो कांस्टेंट है, सिंक्रोनस स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो 1 माइनस S के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ जाता। तो इसको ऐसे करते, S1 बाय R2 डैश डिवाइडेड बाय S2 बाय R2 डैश प्लस RE डैश should be equal to 1 minus S1 square by 1 minus S2 square। बात मेरी समझे, जो भी कांस्टेंट टर्म है वो हटा देना, NS 1 माइनस S में NS कांस्टेंट है तो उसको भी प्रोपोर्शनैलिटी में रिमूव कर सकते हो। और वैसे भी नहीं तो अगर नहीं भी रिमूव करोगे तो जब रेशो लोगे दो स्पीड्स का तब NS कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से भी S2 निकल सकता है। तो जिस भी टाइप का तुम्हें क्वेश्चन के अंदर लोड दिया है उसके हिसाब से तुम स्लिप निकाल सकते हो। अब इसके अंदर देखो कि ये जो S2 आएगा ये S1 से तो बड़ा ही आएगा ना, कैसे, क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसका मतलब जो नई स्पीड आएगी और जो पुरानी स्पीड थी, कौन बड़ा होगा, N1। जिसकी स्लिप छोटी है वही स्पीड बड़ी बनेगी। यानी इस मेथड के अंदर भी स्पीड हमारी कम हो जाती है तो स्पीड यहां पे भी बिलो बेस स्पीड ही मिल सकती है। तो इसमें लिखना, बाय इंसर्टिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द रोटर सर्किट द स्लिप ऑफ द इंडक्शन मोटर इंक्रीजेस and hence speed of the motor decreases. So
बाय दिस मेथड स्पीड बिलो बेस स्पीड कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, यहां पे भी बिलो बेस स्पीड ही मिल सकती है। ये बात क्लियर हुई। अब इसके बाद देखो, यहां पे जो करंट आएगा, S बाय आर टू कॉन्स्टेंट आ रहा है ना, तो ये करंट भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। बात मेरी समझे, क्योंकि अगर S बाय आर टू कॉन्स्टेंट है तो करंट विल ऑल्सो बिकम कांस्टेंट। अब इसके अंदर लिखो ड्रॉबैक। ड्रॉबैक, करंट देखो कांस्टेंट है लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ चुका है, रेजिस्टेंस हो गया R2 प्लस RE। तो इसमें लिखना, इन दिस मेथड ऑलमोस्ट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट is drawn by the motor, but resistance of the rotor circuit increases, so copper losses will increase and hence efficiency will decrease। losses बढ़ने से efficiency कम हो जाएगी। अगला पॉइंट, due to additional copper losses heat produced in the machine will increase। सीधी बात है, लॉस ज्यादा होंगे तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, इसीलिए इस मेथड को भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला सकते। तो इसी पॉइंट में आगे जोड़ भी लेना, सो दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्पीड कंट्रोल। ठीक है, कम समय के लिए चला सकते हो अगर कुछ देर के लिए स्पीड कंट्रोल करना है, बट ज्यादा देर के लिए अगर चलाओगे तो ये मेथड यूजफुल नहीं है। अगला पॉइंट, दिस मेथड can only give speed below base speed and also it cannot be used for wide range of speed control। वाइड रेंज के लिए क्यों नहीं, क्योंकि अगर स्लिप में तुम्हें लार्ज चेंज चाहिए, मान लो S2 और S1 में बहुत बड़ा डिफरेंस चाहिए, तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा लगाना पड़ेगा। जितना बड़ा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाओगे उतने ही ज्यादा कॉपर लॉसेस भी मिलेंगे। ठीक है, तो अगर वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल चाहिए देन योर कॉपर लॉसेस विल आल्सो इंक्रीज। अगला पॉइंट लिखो, ड्यू टू लार्ज रेजिस्टेंस इन द रोटर सर्किट स्पीड रेगुलेशन आल्सो इंक्रीजेस। स्पीड रेगुलेशन क्या होती है, नो लोड से फुल लोड तक स्पीड का फ्लक्चुएशन। ठीक है, वो भी यहां पे बढ़ जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा रेजिस्टेंस पे स्पीड का फ्लक्चुएशन भी ज्यादा आता है। ठीक है, ये बात मेरी क्लियर हुई। तो इस मेथड में ड्रॉबैक क्या है कि ये भी बिलो बेस स्पीड देता है। दूसरी बात, वाइड रेंज के लिए यूज नहीं हो सकता। तीसरी बात, लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं हो सकता। अब देखो, ये जो दोनों मेथड है अपने, वोल्टेज कंट्रोल और रेजिस्टेंस कंट्रोल, ये गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर स्पीड कंट्रोल का क्वेश्चन बनता है तो 2 या 3 मेथड पे ही बन सकता है, उसमें से 2 मेथड हमारे ये हैं। अब जो मैं अगला मेथड डिस्कस करने जा रहा हूं वो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है, लेकिन अदर एग्जाम्स के लिए काफी रेलिवेंट है। दैट इज रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड। अब देखो, जैसा नाम से समझ आ रहा है, इस मेथड के अंदर हमें करना क्या है, रोटर पे एक ईएमएफ इंजेक्ट करना है, यानी रोटर पे एक एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स लगाना है जिससे कि रोटर में जो वोल्टेज है उसको हम लोग चेंज कर पाए। तो इसमें लिखना, इन दिस मेथड एन एक्सटर्नल ईएमएफ is added in the rotor circuit through slip ring, so this method can only be applied to slip ring induction motor। ठीक है, सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर ही इस मेथड का यूज कर सकते हो, इसका स्क्विरल केज के अंदर यूज नहीं हो सकता। अब देखो, एक चीज हम जानते हैं कि रोटर पे एक्चुअल में कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, एसएफ होती है, यानी रोटर पे बनने वाला ईएमएफ
उसकी फ्रीक्वेंसी होती है S इंटू एफ। अब एक ईएमएफ तुम अपनी तरफ से डाल रहे हो, अब एक ईएमएफ पहले से है जिसकी फ्रीक्वेंसी है SF, एक ईएमएफ हमने ऐड किया है, और अगर हमने ऐड किया है एक ईएमएफ तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ईएमएफ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होना जरूरी है। सीधी सी बात है भाई, दो ईएमएफ अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ना तो ऐड हो सकते ना ही सब्ट्रैक्ट। तो इसमें लिखना द एक्सटर्नल ईएमएफ इंजेक्टेड इन द रोटर सर्किट must have the same frequency as the rotor, which is SF, which is SF। ठीक है, अगला पॉइंट, the speed obtained by this method depends on the phase of injected EMF with respect to induced EMF। इस लाइन का मतलब यह है कि स्पीड कितनी मिलेगी ये इस बात पे डिपेंड करता है दोनों ईएमएफ के बीच में फेज शिफ्ट कितना है। फेज शिफ्ट 0 डिग्री है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 180 है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 60, 90, 120 कुछ ऐसा है तो फेजर की तरह उन्हें ऐड करना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन दोनों ईएमएफ के बीच का फेज शिफ्ट कितना है उस हिसाब से रिजल्टेंट ईएमएफ बनेगा और उसी के हिसाब से स्पीड भी डिसाइड होगी। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक्चुअल में रोटर का एक्चुअल सर्किट बनाया जाता है। एक सर्किट तो हमने ऐसा बनाया था जिसकी वजह से स्टेटर पे रेफर कर पा रहे थे। अब मैं यहां एक्चुअल बनाता हूं, SE2 प्लस माइनस EI। EI है इंजेक्टेड ईएमएफ, प्लस होगा 0 डिग्री फेज शिफ्ट पे, माइनस होगा 180 डिग्री फेज शिफ्ट पे। फिर ये JSX2 और ये R2 और ये हमारा I2। ठीक है, तो प्लस का मतलब है 0 डिग्री फेज डिफरेंस, माइनस का मतलब, तो देखो अब दो ईएमएफ हो गए, एक तो जो स्टेटर से रोटर आ रहा है म्यूचुअल इंडक्शन से, और एक जो रोटर की स्लिप रिंग पे हमने डायरेक्टली लगा रखा है। जो ईएमएफ इंजेक्टेड है उसको हम लोग लिख रहे हैं EI, तो EI इज इंजेक्टेड ईएमएफ, SE2 इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब देखो क्या होता है कि टॉर्क निकालने का तरीका क्या था हमारा, टॉर्क का एक तरीका था एयर गैप पावर बाय ओमेगा एस। अब एयर गैप पावर कितनी होती थी, ये होती थी E2 I2 cos थीटा 2 बाय ओमेगा एस। अब तुम कहोगे भाई E2 I2 क्यों लिया, SE2 क्यों नहीं लिया, ये बात मैं इक्विवेलेंट सर्किट में एक्सप्लेन कर चुका था। अगर SE2 लेते हो तो तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटर है, और रोटर पे खड़े होके देखोगे तो जो भी रियल पावर आएगी दैट विल ओनली बी द रोटर कॉपर लॉस। अगर तुम्हें एयर गैप पावर चाहिए जो रोटर कॉपर लॉस और मैकेनिकल पावर दोनों को इंक्लूड करे, तो हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेटर पे रखना पड़ेगा। अगर स्टेटर से खड़े होकर देखें तभी हमें रोटर घूमता हुआ नजर आता है, और स्टेटर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो ईएमएफ बनता है दैट इज E2 नॉट SE2। याद करो शुरू में ही मैंने ये S हटवा के कहां लगवा दिया था, रेजिस्टेंस में लगवा दिया था ना, S को मैंने ईएमएफ और रिएक्टेंस से रिमूव कर दिया था। सेम चीज मैं यहां कह रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं भाई E2 तो मेरा कांस्टेंट है, ओमेगा एस भी कांस्टेंट है क्योंकि मैं फ्रीक्वेंसी तो बदल नहीं रहा हूं, तो मैं कहता हूं फॉर कांस्टेंट टॉर्क लोड, फॉर कांस्टेंट टॉर्क लोड, अगर लोड ऐसा है जो कांस्टेंट टॉर्क डिमांड कर रहा है तो बची हुई सारी टर्म क्या हो जाएगी, I2 cos थीटा 2 इज कांस्टेंट। अब इस सर्किट में cos थीटा कितना है, ये है R बाय Z, I2 इंटू R2 बाय Z2
इज कांस्टेंट। ठीक है, ऐसी कंडीशन निकल के आई अपने पास। अब जनरली इफ R2 is much greater than SX2 then power factor is unity। अगर रेजिस्टेंस रिएक्टेंस से बहुत ही ज्यादा हो जाए तो पावर फैक्टर ऑलमोस्ट क्या आ जाता है, यूनिटी। तब ये कंडीशन चेंज होके बन जाती है दैट I2 इज कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू फिक्स हो गई 1 पे। तो ये वाली जो कंडीशन मैंने निकाली है I2 इक्वल टू कांस्टेंट, ये है अप्रोक्सीमेट कंडीशन, और ये वाली कंडीशन है एग्जैक्ट कंडीशन। तो तुम जो याद रखोगे ना वो एग्जैक्ट कंडीशन याद रखना, अप्रोक्सीमेट मत याद रखना। अब हम क्या कहते हैं, सपोज विदाउट इंजेक्टेड ईएमएफ, बिना इंजेक्टेड ईएमएफ के I2 कितना होगा, SE2 बाय Z2। ठीक है, इसको S1 लिख लो, S1 E2 बाय Z2, या Z2 की जगह भी लिख लो R2 स्क्वायर S1 X2 स्क्वायर। ठीक है, ये होगा I2। अब मैं कहता हूं विद इंजेक्टेड ईएमएफ, इंजेक्टेड ईएमएफ डालने के बाद ये स्लिप कंट्रोल चल रहा है ना, तो स्लिप तो बदल जाएगी भाई, स्लिप बदल जाएगी तो नया करंट कितना आएगा, S2 E2। इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या चेंज होगी, स्लिप। ठीक है, ईएमएफ तो E2 ही लिखोगे बट स्लिप कितनी हो गई, S2। अब ये कंडीशन मुझे लगानी है I2 इंटू R बाय Z इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो I2 इंटू R2, पहले इंपिडेंस कितनी थी, R2 स्क्वायर प्लस S1 X2 स्क्वायर, I2 डैश R2 बाय रूट ओवर R2 स्क्वायर प्लस S2 X2 स्क्वायर। यही है ना इंपिडेंस सेकंड केस में, सेकंड केस में जो इंपिडेंस है वो नई स्लिप से निकालोगे। I2 और I2 डैश की वैल्यू अगर डालोगे तो E2 E2 दोनों तरफ कैंसिल होगा, ये R2 R2 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बना, S1 ओवर R2 स्क्वायर प्लस S1 X2 स्क्वायर। एक अंडर रूट की टर्म यहां है, एक यहां है, तो रूट हट जाएगा ना, S2। एक सेकेंड यहां हमने ना ये गलती की है, हाँ, तो ये कटेगा नहीं E2, क्योंकि दूसरे केस में इंजेक्टेड ईएमएफ लेके चल रहे हो ना। तो यहां टोटल ईएमएफ दिखाना पड़ेगा। ये बन जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई। अब इसमें S1 का यूज करते हुए हमें हमेशा निकालना पड़ता है S2। ठीक है, बाय यूजिंग S1 वी हैव टू कंप्यूट S2। तो इसमें लिखना बाय यूजिंग द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्लिप S1 we will find the new slip that is S2। इतनी मेरी बात क्लियर हुई। ठीक है, अब एक बार इतना आइडिया हमें क्लियर हो जाता है, एक पॉइंट और लिखना, इन दिस मेथड वी कैन ऑब्टेन द स्पीड बोथ बिलो एंड अबव सिंक्रोनस स्पीड, यानी ns से ज्यादा और कम दोनों तरह की स्पीड मिल सकती हैं। अगला पॉइंट लिखना, स्पीड बिलो ns is called as subsynchronous speed and speed above ns is called as supersynchronous speed। ठीक है, दोनों तरह की स्पीड मिल सकती हैं, सब सिंक्रोनस और सुपर सिंक्रोनस। वो डिपेंड करता है EI का फेज क्या है विद रिस्पेक्ट टू E2। तो इसमें लिखना वेदर द मोटर विल ऑपरेट बिलो और अबव ns
will entirely depend on the phase of injected EMF with respect to induced EMF। ठीक है, इस बात पे डिपेंड करता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का फेज क्या है। ठीक है, ये मेरी बात क्लियर हुई। तो इस मेथड के अंदर क्या याद रखना है कि इसमें टॉर्क का स्टैंडर्ड फॉर्मूला ना लगा के इसमें हम एयर गैप पावर से अप्रोच करते हैं और I2 cos θ2 को कांस्टेंट किया जाता है। तो इस पूरे मेथड में अगर कुछ याद रखना है तो ये याद रखो। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट याद रहना जरूरी है। बाद में बस मैंने इसी के अंदर वैल्यूज पुट की हैं। ठीक है भाई, तो ये बात हुई अपनी स्लिप कंट्रोल की। अब क्या करेंगे, स्लिप कंट्रोल को हम लोग इसी वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं। तो अगले वीडियो में मैं बात करूंगा सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल की, कि एनएस को कैसे वेरी करके स्पीड को वेरी कराया जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो में टैकल करेंगे। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर सिर्फ गेट को अप्रोच कर रहे हो तो पहले दो मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर अदर एग्जाम्स के लिए भी जा रहे हो तो ये थर्ड मेथड को भी तैयार करना है। ठीक है, तो बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।